कि सब कुछ है तुम्हारे पास मगर किरदार नहीं तो कुछ भी नहीं, दस्तार भी गुफ्तार भी है पर प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। और जिंदगी अखलास की तशहीर होनी चाहिए, जिंदगी अखलास की तशहीर होनी चाहिए, गुफ्तगू एहसास की तस्वीर होनी चाहिए। कल की रंजिश में भी आ जाए कुछ शीरनी, कल की रंजिश में भी आ जाए कुछ शीरनी, आपके लहजे में वो तासीर होनी चाहिए, तासीर होनी चाहिए। और इस तासीर और लबो लहजे के हमारे बीच में एक शख्सियत बैठे हैं जिनका नाम हरि सिंह पाल जी है। और वो इस महफिल के एक तरह से रूबे रवान है, क्योंकि अगर वो ना होते तो सर हमारे पास नहीं आते। तो जाहिर बात है बघेल साहब आए हैं तो लाने वाले और मिलवाने वाले वही हैं। तो मैं आज की सदारत भी वही कर रहे हैं। तो मैं आज की बस के सदर मोहतरम हरि सिंह पाल जी से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने सदारती खुतबात से भी हमें नवाजें और अपना कलाम भी पेश करें। मोहतरम हरि सिंह पाल जी। आज के इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री गोपाल बघेल मधु जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और बज़्म फराज अदब संस्था के संस्थापक और संयोजक और संचालक सरफराज भाई फराज साहब, और हमारे बीच में हमारे पुराने मित्र सुरजीत सिंह कोहली। और अब इतने हमारे पास सिर्फ इतने बच्चे हैं कि सबका हम नाम ले सकते हैं। मतीन साहब अमरोहा से पधारे हैं, बड़े पुराने मित्र मेरे अमरोहा के रहे हैं। वो कामता कमलेश प्रोफेसर वहाँ पर थे अमरोहा में, और भी कई मेरा भी जाना हुआ है, गेहूं कई बार हमारे साथ हैं, एतराफ जी हमारे साथ हैं, सूरज जी हमारे साथ हैं, अंजलि जी है हमारे साथ में। तो भले ही कुछ लोग चले गए हैं लेकिन उनकी उपस्थिति अभी विद्यमान है इसमें। सही है। तो संख्या कोई महत्वपूर्ण नहीं, जैसे सरफराज भाई ने कहा कि हर व्यक्ति है, एक एक संस्था है, कोई मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक नाम है। वो सिर्फ एक नाम, एकमात्र नाम नहीं, अपने आप में संस्था बनी हुई। बघेल जी कनाडा में बैठ करके कम से कम 10 संस्थाओं को संचालन कर रहे हैं, वो भी विश्व स्तरीय संचालन। और मेरा जैसा मामूली आदमी है वो 1 दर्जन संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। मैं भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, आकाशवाणी में रहा हूँ। तो मेरा कार्य सुनाने का नहीं रहा, सुनने का ज्यादा। बड़े बड़े शायर को हमने सुनवाया, चाहे हिंदी के थे, उर्दू के थे, संस्कृत के थे। मैं आकाशवाणी मथुरा में रहा, शिमला में रहा और दिल्ली में रहा, नेशनल चैनल पे रहा। तो बड़े बड़े काम मतलब होते थे और बड़ा अच्छा लगता था। और आपको बताएं कि हमारे यहाँ पर उर्दू मजलिस एक अलग से कार्यक्रम हुआ करता था आकाशवाणी दिल्ली का। और उसके अलावा हमारे साथ में एक उर्दू सर्विस थी हमारी, जो विदेश के लिए हम करते थे, जो पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज के लिए हम करते हैं। पूरा का पूरा एक चैनल हमारा था और उसका उर्दू सर्विस का। तो हमारे पास बोरे में भर भर के खत आते थे पाकिस्तान से कि हमेशा ये गीत सुनाइए, हमें ये फिल्म का गाना सुनाइए। हम उसमें से छांटने में मतलब हमें हफ्तों लग जाते थे। कोटा वाले की फरमाइश पूरी करें, कि पेशावर वाली करें, कि लाहौर वाली करें, या सिंध के हैदराबाद वाले की करते थे, वो सब करते थे। और आज भी हम जो मन की बात प्रधानमंत्री जी की है उसको हम प्रसारित करते। तो मैं जब कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में वो शुरू हुई, मैं ही उसका पहले उसका प्रभारी रहा। और उसकी जो बाद में पुस्तक बनी तो उसका संपादन भी मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला। तो हम भले ही चाहे दौलतमंद ना हो, लेकिन हमारी दौलत आप सब है, आप जैसे ये आप लोगों की जो इतनी उपस्थिति है, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है और यही उत्साहवर्धन हमें करती है। और ये चीज हमें कभी बुरा नहीं होने देगी, बुजुर्ग नहीं होने देगी। अभी भी हमारे अंदर जो जज्बा है, बच्चे जैसा ही जज्बा है। मैं तो चूंकि अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुलाजमत मैंने की। एक आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि उसका है नहीं, लेकिन फिर भी मैं वहाँ लाइब्रेरी साइंस पढ़ाया करता था। और मेरे यहाँ पढ़ने वाले मुझसे 20-20 साल पुराने आया करते थे। तो एक मौलाना साहब आते थे, तो मैं देखता था वो, मैं जाता था, निकलता था, तो साइकिल से चलती थी। ऐसे कई बार देखा, मतलब उनको साइकिल पर चढ़ते हुए नहीं देखा।
तो मैंने उससे पूछा, मैंने कैसे मौलाना साहब, कैसे साइकिल खराब है, चैन खराब हो गई? कि नहीं जी कुछ ऐसा तो कुछ नहीं। फिर आप चलते क्यों नहीं है? कि नहीं आप मेरे उस्ताद हैं, आपके रहते हुए मैं कैसे साइकिल चल सकता हूँ? क्या बात है, क्या बात है, मतलब जब तक मैं उनको ले जा रहा हूँ जब तो साइकिल पे ही चलते थे, पहले पता चलते। क्या बात है। ऐसा ही था। बहुत मुझे बढ़िया। ऐसे शागिर्द मिले हैं, मुझे बड़ा बहुत खुशकिस्मती है मेरी। ऐसे वो एक परंपरा है, हमारी अपनी परंपरा है, यहाँ की भारतीय की परंपरा है कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने जो वरिष्ठ लोग हैं उनका हम सम्मान करते हैं। और सम्मान से हमारे जो दिल में है वो सुकून मिलता है, और वो सुकून ये सुकून ही हमें कविता की ओर ले जाता है, गजलों की तरफ ले जाता है, मुशायरे की ओर ले जाता है। सुकून बहुत जरूरी है। जब तक सुकून नहीं मिलेगा तब तक उस कविता का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो सिर्फ इधर से घुसेगी और इधर से निकल जाएगी। सुकून हमारे जब तक अंदर में नहीं प्रवेश करेगा तब तक वो कविता या गजल या मुशायरा वो नहीं है। तो मित्रों, आप सब सौभाग्यशाली हैं, आप इतने वरिष्ठ रचनाकार हैं कि आपकी जो कविता है, आपकी जो रचना है वो दिल के अंदर उतरती है, सभी के अंदर उतरती है, इसीलिए सभी जो है वहाँ करते हैं। सुरेंद्रानंद पंत ने कहा था कि आह से निकला होगा गान। जब तक आह नहीं निकलेगी जब तक गान कैसे पैदा होगा? गान तो आह से निकलेगा। आह से ही आग है, आग जो हमें लिखने के लिए प्रेरित करती है, हमें सोने नहीं देती। हम सोते हुए हैं तो भी मतलब रचना कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि भाई अगली रचना हमारी ये होगी, इसको कैसे होगा। तो आज लगभग 20 लोगों ने यहाँ पर कविता पाठ किया, बड़े बेहतरीन कलाम पढ़े, बेहतरीन छंद पढ़े, बेहतरीन दोहे पढ़े और बेहतरीन गीत सुनाए। तो बहुत अच्छा लगा। और मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी, सरफराज भाई ने पूरी की, और उसको पूरा करने में हमारे कोहली साहब तो है, अपने परिवार के लोग हैं, हम एक ही परिवार है। अगर हम इनसे कहते हैं कि भाई ये करना है, उन्होंने करना है, इनका एक ड्यूटी बन जाती है। हम सरफराज भाई से कहते हैं भाई ये करना है तो इनको करना ही करना है, आप मुझसे कहेंगे तो मुझे करना ही करना। यही तो परिवार है। ये परिवार कोई अलग से परिवार थोड़ी आएगा, कोई बाहर का परिवार थोड़ी बनेगा, हमारा आपस का ही परिवार बनेगा। ये जो आत्मीयता है यह बड़ी बात है। और इसी जो स्नेह की डोर है, ये जो आदर की, सम्मान की डोर है, उसमें गोपाल बघेल मधु जी हमारे साथ जुड़ करके चलिए आए। और इनसे जैसे हमने कहा कि भाई एक कार्यक्रम हम रखना चाहते हैं, आप आइए तो बोल के मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। और ये जो एक तरीके से हम कहें कि ये हमारी एक रवायत है, यहाँ की अपने भारत की अपनी रवायत है, कैसे रवायत है कि हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं जो विदेश में रह रहे हैं उनका हम इस्तकबाल करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और उन्हें पूरा पूरा सम्मान देते हैं। और वो चूंकि हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे आप अमेरिका में बैठे हैं, चाहे आप कनाडा में बैठे हैं या ब्रिटेन में बैठे हैं, आप भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वहाँ के जो अमेरिकन लोग हैं वो देख रहे हैं, कनाडियन लोग हैं वो देख रहे हैं कि भारत के लोग ऐसे होते हैं, भारत के लोग ऐसे पहनते हैं, भारत के लोग ऐसे खाते हैं, भारत का कल्चर ये है। तो आप हमारे कल्चर की वहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बताया कि मैं न्यूयॉर्क से पत्रिका का संपादन करता हूँ, तो मतलब लगभग 15 देशों की मैं एक अंक में रचना देता हूँ, तो उसमें लगता है कि पूरा भारत बोल रहा है। भले ही वो दूरी की वजह से, भले वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं या इंडोनेशिया में बैठे हैं या मलेशिया में बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर भारत ही बोल रहा है, उनकी रचना में भारत ही बोला। चाहे वो कविता लिख रहे हैं, चाहे वो कहानी लिख रहे हैं, चाहे उपन्यास लिख रहे हैं, तो ऐसे ही गोपाल बघेल है। गोपाल बघेल ने इस दुनिया को जोड़ने का, इस भारत को जोड़ने का, इस भारतीयता को जोड़ने का काम कनाडा में किया है, और वो अपने कार्यों के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात जब करते हैं तो पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, पूरी जो जितनी धरती है, ब्रह्मांड है, वो सब हमारा परिवार है। यही भावना है, इसी भावना को हमारे साहित्यकार प्रेरित कर रहे हैं। आज मैं आप सबको अपनी ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया अपनी उपस्थिति से और अपनी रचना से। एक औपचारिकता रह जाती है, हालांकि कोई कहने की जरूरत नहीं। जब कोहली साहब ने सुना दिया, सरफराज भाई ने सुना दिया, मतीन साहब ने सुना दिया तो बाकी मेरे कहने की क्या जरूरत है। मैंने कहा ना कि मैं तो रेडियो बाद में तो सुनने वाला आदमी हूँ, सुनाने वाला नहीं। लेकिन वो बात अलग है। चलिए भाई, वो अब रोशनी भी इजाजत नहीं